प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय गहन समुद्री बहुउद्देश्यीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारत का पहला अर्ध-स्वचालित बंदरगाह है। इसके खुलने से वैश्विक समुद्री मानचित्र पर केरल को एक नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री आज शाम आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में कोर कैपिटल सुविधाओं के निर्माण को भी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अप्रैल में रिकॉर्ड वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रभावी सहकारी संघीय प्रणाली का परिचायक है। अप्रैल के लिए सकल जीएसटी संग्रह 2,36,000 करोड़ रुपए रहा। ये संग्रह अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ रुपए के सकल संग्रह से 12.6% अधिक है। अप्रैल 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2,09,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह अप्रैल 2024 के 1,92,000 करोड़ रुपए के कुल संग्रह की तुलना में 9.1% अधिक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने 30 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय पहले ही यह आदेश दे चुका है। दवा कंपनियों की मनमानी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि यदि इस निर्णय का पूरे देश में पालन किया जाए तो इससे महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने यह आदेश दिया। तेलंगाना सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग बचाव अभियान समाप्त कर दिया है। राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कल नागरकुन्नूर में बताया कि जीएसआई की एक रिपोर्ट के बाद अभियान वापस ले लिया गया है, जिसमें दुर्घटना के वास्तविक स्थल पर आगे बढ़ने में बचाव कर्मियों के लिए खतरा हो सकता था। श्रीशैलम सुरंग के आंशिक रूप से ढह जाने से इंजीनियरों और श्रमिकों सहित कुल 8 व्यक्ति मलबे में फंस गए थे। कई एजेंसियों द्वारा चलाए गए 65 दिनों के लंबे बचाव अभियान के बाद 2 शव बरामद किए गए, जबकि 6 अन्य लोगों का पता नहीं चल सका। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने लगातार 8वीं रात भी अकारण गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की सैनिक चौकियों ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पास बिना किसी भड़कावे के छोटे हथियारों से सीमा पार से गोलीबारी शुरू की। भारतीय सेना ने बताया कि भारत ने इस गोलीबारी पर समुचित जवाबी कार्रवाई की। भारतीय रेलवे ने नई डिजिटल घड़ी के डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता से तैयार मानक घड़ियों को देश भर के रेलवे स्टेशनों और सभी प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 3 वर्गों में प्रोफेशनल, विश्वविद्यालयों और स्कूली छात्र भाग ले सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पावन अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम पहुंचे, जहां भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला। आज प्रातः पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के नारों से गूंज उठी। इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें, चिकित्सीय स्टाफ और स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गौरतलब है कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जा चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। ईरान, अमेरिका और ओमान ने तकनीकी कारणों से परमाणु वार्ता के चौथे दौर को स्थगित करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक निष्पक्ष और संतुलित समझौता करने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नामित किया है। ट्रंप के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वॉल्ट्ज पूर्व सैनिक और संसद के सदस्य रह चुके हैं और उनसे उम्मीद है कि वे नई भूमिका में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज वर्षा और आंधी ने कई दिन से चल रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज सवेरे धूल भरी आंधी चली और तेज वर्षा हुई। बारिश और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें बाधित हुई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपनी उड़ान की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।
विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 13 रन बनाए। 218 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की पूरी टीम सिर्फ 117 रन ही बना पाई। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई में आयोजित वेव शिखर सम्मेलन की खबरें आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत की कहानियां विश्व को सुनाने का यही सही वक्त है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेव समिट के उद्घाटन पर बोले पीएम, कहा भारत के पास कहानियों का खजाना, कंटेंट, क्रिएटिविटी, कल्चर आधारित ऑरेंज इकोनॉमी का उदय। गंगा एक्सप्रेस वे पर दिखेगी वायुसेना की ताकत, शाहजहांपुर में रफाल से लेकर जगुआर और विराज भरेंगे उड़ान, जनसत्ता की खबर है। व्यापार बाधाओं के बावजूद भारत का वस्तु सेवा निर्यात बढ़कर $825 अरब के लक्ष्य शिखर पर, अमर उजाला के कारोबार बनने की खबर है। अप्रैल में करीब 4% बड़े शेयर बाजार, विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारी में वापसी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयार भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुधांशु 29 मई को 4 दिन के मिशन पर जाएंगे। पूरी की ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले होंगे पहले भारतीय, हरी भूमि की सुर्खी है।